नमस्कार साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने आधुनिक परमाणु सिद्धांत को बहुत ही अच्छे से पढ़ा एवं समझा था। इस लेक्चर में हम संयोजकता या वैलेंसी को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, किसी तत्व का परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है या जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या अन्य परमाणु के साथ जितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है, उसे ही उस तत्व की क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं या वैलेंसी कहते हैं। राइट। अब यहाँ पर वैलेंसी जो है 3 नंबर में भी पूछी जा सकती है और 5 नंबर में भी पूछी जा सकती है। तो 3 नंबर की परिभाषा ये यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं, परंतु यदि 5 नंबर में ये पूछी जाती है तो हम यहाँ पर जो है संयोजकता को परिभाषित करेंगे, संयोजकता के प्रकारों को भी बताएंगे और संयोजकता जो है उसका एक उदाहरण भी प्रस्तुत करेंगे। राइट। तो 3 नंबर के लिए यही परिभाषा जो है पर्याप्त है, और वो क्या है कि किसी तत्व का परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में, राइट, किसी तत्व का परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है या जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या फिर अन्य परमाणु के साथ में जितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है, उसे ही उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। राइट। या फिर संयोजकता को हम दूसरे तरीके से भी जो है परिभाषित कर सकते हैं। देखिए, किसी पदार्थ का परमाणु अपने बाह्यतम कक्षा, राइट, या कोश में अष्टक पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है या जितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करता है, उसे भी उस पदार्थ की संयोजकता शक्ति या फिर क्या कहते हैं, हम उसे उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। तो कुल मिलाकर हम संक्षिप्त में ये भी कह सकते हैं कि परमाणु के द्वारा अपने बाह्यतम कक्ष में अष्टक पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की जाती है या जितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान किया जाता है, उसे उस तत्व की संयोजकता शक्ति या फिर उस तत्व की क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। तो समग्र रूप से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो संयोजकता है, राइट, संयोजकता तत्वों के परस्पर संयोग करने की क्या होती है, क्षमता होती है। और यह किस पर निर्भर करती है, बाह्यतम जो कक्षा है, राइट, उस पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर तत्वों के परस्पर संयोग करने की क्षमता को ही क्या कहा जाता है, संयोजकता या वैलेंसी कहा जाता है। राइट। उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पर ले सकते हैं सोडियम का। अब पिछले लेक्चर में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 11 होता है। इसका मतलब अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो 1s2 कितना हो जाएगा, 2s2, फिर कितना हो जाएगा 2p6 और कितना हो जाएगा 3s1। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है उसकी बाह्यतम कक्षा कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर 3 लग गई है, क्योंकि ये जो कक्षा है, राइट, या इसको जो सेल है, तो ये कौन सी सेल हो जाएगी, K हो जाएगी। यहाँ पर ये कौन सी सेल हो जाएगी, L, और यहाँ पर जो कक्षा लग चुकी है वो कौन सी है, M, राइट। तो M कक्षा में या जो इसकी बाह्यतम कक्षा है उसमें अभी कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 है। और हमने बोर-बरी के नियम से ये भी देखा था कि बाह्यतम कक्षा में, राइट, बाह्यतम कक्षा में या फिर जो अंतिम कक्षा होती है, तो बाह्यतम कक्षा में या कोश में या सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो यहाँ पर तो कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी जो संयोजकता है वो कितनी होगी, 1 होगी। अर्थात ये रासायनिक अभिक्रिया में 1 इलेक्ट्रॉन देकर क्या करता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। राइट। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि तत्वों के परस्पर संयोग करने की क्षमता को ही उसकी संयोजकता कहा जाता है। अब हम यहाँ पर संयोजकता का कारण समझते हैं। राइट। ये भी मुख्य परीक्षा में पूछा जा सकता है कि संयोजकता का कारण क्या है या किसी भी तत्व की संयोजकता का कारण क्या होता है, समझाइए। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो हम विधिवत दे सकते हैं और इस प्रश्न को समझाने के लिए हम बोर-बरी को कोट करेंगे। तो बोर-बरी ने क्या कहा था, तो बोर-बरी के अनुसार किसी भी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कक्ष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं,
8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो बोरबरी के अनुसार किसी भी परमाणु की वाहतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और ये 8 इलेक्ट्रॉन वाली जो सबसे बाहरी कक्षा होती है उसी को क्या माना जाता है? अष्टक माना जाता है, राइट। और सभी तत्वों के परमाणुओं में यह प्रवृत्ति होती है कि वो अपने अष्टक को पूर्ण करना चाहते हैं। यही कारण है कि ऐसे तत्व जिनके परमाणुओं की वाहतम जो कक्षा है यदि उनका अष्टक पूर्ण नहीं होता है या यदि परमाणुओं की वाहतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं तो वे तत्व जो हैं अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए दूसरे तत्वों के साथ में रासायनिक संयोग करते हैं और इसी वजह से जो है संयोजकता होती है। तो हम सीधा कह सकते हैं कि परमाणु अपनी अंतिम कक्षा में, राइट, परमाणु अपनी बाहरी कक्षा या अंतिम कक्षा में अष्टक प्राप्त करने के लिए क्रिया करते हैं और वे इसके लिए अन्य परमाणु के साथ में, राइट, इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं या इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं और फलस्वरूप जो है संयोजकता होती है, राइट। उदाहरण के लिए अगर हम यहाँ पर देखें तो जो परमाणु है वो अपने स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए अपनी जो निकटतम अक्रिय गैस है उसके समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति रखते हैं। जैसे एक तो हमने उदाहरण अभी देखा है, कौन सा हो जाएगा? सोडियम परमाणु, राइट। सोडियम परमाणु का परमाणु क्रमांक होता है 11 और अगर हम देखें तो सोडियम की जो वाहतम कक्षा है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन बचता है? 1 इलेक्ट्रॉन होता है वाहतम कक्षा में। तो चूंकि यहाँ पर सोडियम परमाणु अपनी वाहतम कक्ष में या अपनी वाहतम कक्षा में जो 1 इलेक्ट्रॉन है उसको त्याग कर नियान, जिसका परमाणु कितना होता है? परमाणु क्रमांक 10, राइट, जो कि एक क्या है? अक्रिय गैस है, के समान जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है। अर्थात यहाँ पर सोडियम की जो है सोडियम की संयोजकता कितनी हुई? 1 हुई। उसी प्रकार अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा? क्लोरीन हो जाएगा, राइट। तो क्लोरीन भी अपने वाहतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, अब क्लोरीन का जो वाहतम कोश होता है या वाहतम कक्षा होता है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसको अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। इसलिए क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपनी जो निकटतम अक्रिय गैस है, राइट, कौन सी? आर्गन हो जाएगी, उसका क्या करता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है। अतः क्लोरीन की संयोजकता भी क्या होगी? 1 होगी, राइट। और संयोजकता को हम और भी अच्छे से यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है उससे समझते हैं, राइट। तो संयोजकता को बहुत ही अच्छे से जो संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है इसके द्वारा समझाया जा सकता है और ये भी 5 नंबर में मुख्य परीक्षा में पूछा जा सकता है कि संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है, समझाइए, या संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, राइट। तो हम इस सिद्धांत को समझते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत जो है, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार परमाणुओं में परस्पर संयोग करने की क्या होती है? प्रवृत्ति होती है और परमाणु परस्पर संयोग इसीलिए करते हैं ताकि वो अपने से अधिक जो है स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर सके। तो कुल मिलाकर सभी पदार्थों के परमाणुओं में अपने से अधिक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, राइट। और अगर वो देखें तो हम इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो नोवल गैसें हैं या जिनको क्या कहा जाता है? अक्रिय गैसें कहा जाता है। तो अक्रिय गैसें हो जाएंगी या जो नोवल गैसेज हो जाएंगी, राइट, उनका अष्टक क्या होता है? पूर्ण होता है, राइट। तो हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि परमाणुओं में अपने अष्टक को पूर्ण करने की प्रवृत्ति या फिर अपने से अधिक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति या फिर परमाणुओं में अपने से अधिक या अपनी निकटतम जो अक्रिय गैस है उसके समान अष्टक प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है और इसी प्रवृत्ति से ही जो है संयोजकता क्या होती है? उत्पन्न होती है, या यही प्रवृत्ति क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है, राइट।
और जो जितने भी संयोजक परमाणु होते हैं जो कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी दूसरे परमाणु के साथ में संयोजन करते हैं, उनकी वाहतम कक्षा क्या होती है? अपूर्ण होती है। और इसी वजह से वो जो है उनकी रासायनिक अभिक्रियाशीलता क्या होती है? उत्पन्न होती है। तो किसी तत्व की रासायनिक जो अभिक्रियाशीलता है यह भी उस परमाणु की वाहतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर ही क्या करती है? निर्भर करती है। राइट। कुल मिलाकर अगर अष्टक पूर्ण होता है वाहतम कक्षा में या वाहतम कोश में यदि 8 इलेक्ट्रॉन है तो वह तत्व जो है रासायनिक रूप से किसी अन्य तत्वों के साथ में अभिक्रिया नहीं करता है। राइट। जैसे कि कौन सी हो जाएंगी? जो अक्रिय गैस हो जाएंगी। अक्रिय गैस उनको इसीलिए करते हैं, इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो अन्य तत्वों के साथ में रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती हैं। राइट। अब अगर हम यहाँ पर ये संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है, इसको और अच्छे से समझें तो जो अक्रिय गैसें हैं, राइट, क्योंकि अक्रिय गैसों के वाहतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसी वजह से वे एक परमाणुक अणुओं से निर्मित होती हैं या जिनको क्या कहा जाता है? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के रूप में पाई जाती हैं। अर्थात अक्रिय गैसों का जो एक मॉलिक्यूल होता है वो एक ही एटम से क्या होता है? बना होता है। यही कारण है कि एक तो उनका अष्टक भी पूर्ण होता है और उनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो अधिक क्या होता है? स्थायी होता है। बाकी के अक्रिय गैसों के अलावा जितने भी परमाणु हैं ये परमाणु अपने स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए या अपने वाहतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए या फिर बाकी के जो अन्य परमाणु हैं वो अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए किसी अन्य तत्व के परमाणुओं के साथ में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करते हैं या स्थानांतरण करते हैं या फिर रासायनिक आबंधन करते हैं और वो स्थायित्व को प्राप्त करते हैं। राइट। अब यहां पर अगर हम संयोजकता के बारे में देखें तो सीधी सी बात है, अगर हम देखें तो परमाणु का वह वाहतम कक्ष, राइट, किसी भी परमाणु का वह वाहतम कक्ष जिसमें 8 या उससे कम इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको ही क्या कहा जाता है? संयोजी कक्ष कहा जाता है। राइट। और जो संयोजी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको ही क्या कहा जाता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है या वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो किसी भी परमाणु की वाहतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को ही क्या कहा जाता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है और उस कक्षा को ही क्या कहा जाता है? संयोजी कक्षा कहा जाता है। अब किस तत्व में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे इसकी जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है? इसके लिए 2 चीजों की आवश्यकता है। एक तो आपको सभी तत्वों के जो है क्या याद होना चाहिए? परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए और दूसरा पता होना चाहिए उन सब का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। राइट। जैसे यहां पर मैं आपको यहां पर एक तो क्या हो जाएगा? परमाणु क्रमांक। अगर आपको परमाणु क्रमांक पता है तब भी आप संयोजकता को बता सकते हैं और दूसरा यहां पर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर ये 2 चीजें पता हैं तो आप आसानी से संयोजकता को बता सकते हैं। एक चीज और मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि देखिए किसी भी परमाणु की जो वाहतम कक्षा है और वाहतम कक्षा को ही क्या कहा जाता है? संयोजी कक्षा कहा जाता है। और संयोजी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए। अब किसी भी परमाणु का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा तो उसको हम इस तरीके से निकलते हैं। यदि वाहतम कक्षा में 5 से कम इलेक्ट्रॉन है तो वही उस तत्व की क्या होगी? संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे या वही उसकी क्या होगी? संयोजकता होगी। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे कार्बन है, अब हमें पता है कि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। तो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या हुआ? 1s2, मतलब ये कंप्लीट हुआ। फिर क्या हो जाएगा? 2s2 और 2p। अब यहां पर देखिए यहां पर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक कक्षा जो कि है ये तो पूरी हो गई। अब दूसरी कक्षा कौन सी हो जाएगी? यहां पर ये
तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है केवल और केवल बातम कक्षा में, यहां पर L में कितने हैं 4। तो इसका मतलब अगर 5 से कम इलेक्ट्रॉन है तो कार्बन की जो संयोजकता है वो कितनी होगी 4। तो हम कह सकते हैं कि चूंकि कार्बन की वातम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है तो कार्बन में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 4 होंगे और कार्बन की संयोजकता कितनी होगी 4 होगी, राइट। या फिर आप नाइट्रोजन का उदाहरण ले सकते हैं। नाइट्रोजन का भी क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p, यहां पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 5 है, राइट। तो यहां पर अगर 5 से ज्यादा है, राइट, अगर 5 से कम है तो वही क्या होगी उसकी संयोजकता होगी। तो यहां पर दूसरा पॉइंट हम ये लिखते हैं कि यदि 5 या 5 से क्या है अधिक है तो फिर संयोजी या संयोजकता को हम कैसे निकालते हैं 8 माइनस का क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन संख्या। इसका मतलब क्या हुआ कि नाइट्रोजन की जो वैलेंसी है वो प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे 8 में से कितने को घटा देंगे 5 को घटा देंगे तो कितनी बचेगी यहाँ पर 3, राइट। तो कार्बन की हो जाएगी 4, फिर नाइट्रोजन की यहाँ पर कितनी हो जाएगी 7। वैसे अगर हम देखें ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी 1s2 फिर 2s2 और 2p, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 6। तो ऑक्सीजन की जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है या संयोजकता इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने के लिए है 8 में से क्या कर देंगे 6। इसका मतलब ऑक्सीजन की जो संयोजकता है वो कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, क्लियर। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगी संयोजकता से क्या हुआ तात्पर्य हुआ, राइट। अब हम देखते हैं संयोजकता के प्रकार। तो देखिए संयोजकता भी 3 प्रकार की होती है और कुल मिलाकर किसी तत्व की जितनी संयोजकता होती है वह रासायनिक अभिक्रिया में उतने ही इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करता है और आदान प्रदान करने से ही वह रासायनिक बंध बनाता है या केमिकल बॉन्ड बनाता है, राइट। तो दरअसल अगर हम देखें तो बॉन्ड भी 3 प्रकार के होते हैं और संयोजकता भी 3 प्रकार की होती है। तो संयोजकता भी 3 प्रकार की होती है। वैद्युत क्या हो जाएगी संयोजकता इलेक्ट्रोवैलेंसी हो जाएगी, फिर सहसंयोजकता कोवैलेंसी हो जाएगी, राइट, और उप सहसंयोजकता हो जाएगी कोऑर्डिनेट वैलेंसी हो जाएगी। अब इसको हम एक तरीके से जब रासायनिक बंध पढ़ेंगे तब ये आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी। तो संयोजकता की अगर मुख्य परीक्षा में जैसे 3 नंबर में टिप्पणी आती है संयोजकता या बैलेंसी के प्रकार, तो बैलेंसी 3 प्रकार की होती है, वैद्युत संयोजकता सहसंयोजकता और उप सहसंयोजकता। अब हम यहाँ पर एक चीज और समझते हैं परिवर्ती संयोजकता या वेरिएबल क्या हो जाएगा वैलेंसी हो जाएगी। देखिए सामान्यतः किसी भी तत्व के परमाणु के वाहतम कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वही उस परमाणु या उस तत्व की क्या होती है संयोजकता होती है, राइट। परंतु कई बार कुछ विशेष स्थितियों में जो परमाणु है, राइट, वो अलग अलग रासायनिक बंध बनाते समय अलग अलग जो है बैलेंसी को प्रदर्शित करता है। तो कुल मिलाकर जब विशेष स्थितियों में एक तत्व एक से अधिक संयोजकता को प्रदर्शित करता है तो उसे ही परिवर्ती संयोजकता कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर क्या हो जाएंगी 4 धातुएं हो जाएंगी, जैसे क्या हो जाएगी लिथियम सोडियम और क्या हो जाएगा पोटेशियम, और क्षारीय मृदा धातुएं हो जाएंगी जैसे यहाँ पर Ca और क्या हो जाएगा Ba। ये सदैव जो है एक या एक से अधिक मतलब या तो एक या फिर क्या होंगी 2। ध्यान रखें सामान्य स्थितियों में तो इनकी जो बैलेंसी है वो नियत होती है, परंतु विशेष परिस्थितियों में ही ये परिवर्ती संयोजकता का क्या करते हैं प्रदर्शन करते हैं। तो अगर इसकी डेफिनेशन देना हो तो हम सीधा लिख सकते हैं कि विशेष परिस्थितियों में जब तत्वों के द्वारा एक या एक से अधिक संयोजकता का प्रदर्शन किया जाता है तो उसे ही परिवर्ती संयोजकता कहते हैं, राइट। जैसे विशेष स्थितियों में जो 4 धातुएं हैं और क्षारीय मृदा धातुएं हैं या तो ये कितनी एक संयोजकता,
मतलब इनमें जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, एक। या फिर ये कई बार क्या करती हैं, धनायन या ऋणायन के माध्यम से दो संयोजकता को भी प्रदर्शित करती हैं। और इसका कारण क्या है कि इनके जो धनायन है जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, राइट, इनका जो है स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। इनके धनायनों का जो है स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, तो इस वजह से ये परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। साथ ही साथ कुछ अन्य तत्व भी है, जैसे लोहा हो जाएगा, सोना हो जाएगा, तांबा हो जाएगा, लेड हो जाएगा, राइट। तो इन सब की भी जो है अलग अलग संयोजकता होती है। जैसे लोहे की कितनी होती है संयोजकता, तो आयरन की संयोजकता 2 या 3 हो सकती है, कॉपर की 1 या 2 हो सकती है, गोल्ड की 1 या 3 हो सकती है, और लेड की कितनी 2 या 4 होती है, राइट। इसका कारण क्या है कि देखिए किसी धनायन पर जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है, अब मैंने बताया था कि जो नाभिकीय आवेश होता है, प्रबल नाभिकीय आवेश ही नाभिक के जो कण होते हैं, प्रोटॉन है, उनको क्या करता है, बांध के रखता है। और जब तक नाभिकीय बल अधिक होता है तब तक नाभिक भी क्या होता है, स्थायी होता है। इसीलिए किसी धनायन पर प्रभावी नाभिकीय आवेश इतना अधिक होना चाहिए कि वह नाभिक के जो है कणों को बांध कर रख सके। परंतु जब यह क्या होता है, आवेश कम होता है, तो धनायन में इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्या होती है, प्रवृत्ति होती है। अर्थात धनायन पुनः क्या करता है, इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। इस वजह से ही क्या होती है, जो परिवर्ती संयोजकता है, ये इसका कारण होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो जो Cu+ या Cu धनायन का जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो Zn++ से क्या होता है, कम होता है। यही कारण है कि Cu जो प्लस है, राइट, ये एक और इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, और जब ये एक और इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो उस पर क्या हो जाएंगे, Cu++ जो है आयन बन जाएगा। अर्थात इसकी जो संयोजकता है उसमें परिवर्तन आ जाता है, राइट। तो यहाँ पर परिवर्ती संयोजकता को हम इन उदाहरणों से भी समझा सकते हैं। जैसे लोहे की जो संयोजकता है FeCl2 में कितनी होगी, 2 होगी, तो FeCl3 में कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 3 हो जाएगी। फिर Cu की संयोजकता कितनी हो जाएगी, तो Cu2O में 1 होगी, राइट, और CuO में कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब यहाँ पर एक चीज और आप समझ सकते हैं कि जो जितनी भी संयोजकता होती है, कोई भी जो तत्व है उसकी जितनी संयोजकता होगी उसके साथ में उतने ही अन्य क्या होते हैं, एटम जुड़े हुए होते हैं, राइट। जैसे अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मैंने अभी बताई थी कि ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है। इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन के साथ में हमेशा किसी भी तत्व के 2 मॉलिक्यूल जुड़े रहेंगे। इसीलिए तो जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है। और अगर आप यहाँ पर भी समझें इस एग्जाम्पल में, तो यहाँ पर क्या लिखा है, CuO, राइट। इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन के साथ में Cu के जो है 2 कण जुड़े हुए हैं, राइट, और इसमें क्या हो जाएगा, Cu2O हो जाएगा। तो दरअसल यहाँ पर धनावेश के कारण ऐसा हो रहा है। वैसे SnCl2 और SnCl4 हो जाएगा। फिर जो है PCl3 में 3 हो जाएगी और PCl5 में 5। वैसे ही जो नाइट्रोजन की संयोजकता है वो अमोनिया में कितनी होगी, 3 हो जाएगी, और अमोनियम क्लोराइड में कितनी हो जाती है, 5। तो अमोनिया में 3 और अमोनियम क्लोराइड में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होगी, 5 होगी। तो इस तरीके से ये हमने यहाँ पर परिवर्ती संयोजकता को भी बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। अब 3 नंबर में हो सकता है संयोजी इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी जो है प्रश्न पूछा जाए। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को ही क्या कहा जाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो बाहरी कक्षा है या बाहरी कोश है, राइट, यदि उसमें 5 से कम क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो वही संख्या, मतलब अगर किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में या तो 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यही इसकी क्या होगी, संयोजकता होगी 4 तक। या फिर अगर क्या है 5 से ज़्यादा है तो फिर हम 8 माइनस का उस इलेक्ट्रॉन को घटा देंगे। जैसे अगर
किसी में 7 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 8 माइनस का 7 मतलब कितनी हो जाएगी, 1। इस तरीके से संयोजी इलेक्ट्रॉन को भी जो है हम निकाल सकते हैं। क्लियर। अब हम यहां पर समझते हैं रासायनिक बंध, राइट, केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड क्या होते हैं, इनके गुण क्या होते हैं, हम हर एक को बहुत ही अच्छे से यहाँ पर समझेंगे। तो यहाँ पर रासायनिक बंध की परिभाषा आती है तो हम यहाँ पर सीधा सीधा कह सकते हैं कि देखिए विभिन्न परमाणु, राइट, विभिन्न परमाणु जिस बल द्वारा परस्पर जुड़कर अणु बनाते हैं उस बल को ही क्या कहा जाता है, रासायनिक आबंध कहा जाता है या रासायनिक बंध कहा जाता है। और इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, रासायनिक आबंधन या केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं, राइट। सीधी सी बात है, मैंने बताई थी कि हर एक जो पदार्थ है वो किससे मिलकर बना है, परमाणु से मिलकर बना है। तो प्रत्येक पदार्थ जो है वो परमाणु से मिलकर बना है और परमाणु ही आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं या क्या बनाते हैं, आयन बनाते हैं, राइट। तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि विभिन्न परमाणु, राइट, विभिन्न परमाणु जिस बल के द्वारा, राइट, तो विभिन्न परमाणु जिस बल के द्वारा आपस में जुड़कर अणु बनाते हैं उस बल को ही क्या कहा जाता है, रासायनिक आबंध या केमिकल बॉन्ड कहा जाता है तथा इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं, राइट। और यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत की बात करते हैं तो जैसा कि मैंने अभी बताया था, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक तत्व का परमाणु, विशेषकर अक्रिय गैसों को छोड़ दें तो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक तत्व का परमाणु स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए या अपनी 12वीं कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति के लिए या फिर अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए जितने भी इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करता है या जितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है या फिर अपने निकटतम अक्रिय गैसों के समान स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए, राइट, स्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान या स्थानांतरण करता है, उससे ही या उसकी वजह से ही क्या होते हैं, रासायनिक आबंध या केमिकल बॉन्ड बनते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर रासायनिक बंध का हम यहाँ पर कारण समझते हैं कि रासायनिक बंध आखिर क्यों बनते हैं। ये भी आपसे 5 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है कि रासायनिक बंध बनने के कारण को समझाइए, राइट। तो प्रत्येक जो है, प्रत्येक परमाणु रासायनिक बंध क्यों बनाता है उसको हम यहाँ पर हर एक जो है स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे से हम यहाँ पर समझा सकते हैं। तो समझते हैं रासायनिक बंध के क्या कारण हो सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर अगर हम समझें तो देखिए जो प्रत्येक तत्व का परमाणु क्रमांक होता है, राइट, तो प्रत्येक तत्व का परमाणु क्रमांक तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दूसरे तत्व के परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे अगर हम देखें तो नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा 7, ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा 8। तो प्रत्येक तत्व का परमाणु क्रमांक और परमाणु क्रमांक है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो प्रत्येक परमाणु का परमाणु क्रमांक तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दूसरे तत्व के परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से क्या होता है, अलग अलग होता है। और दरअसल किसी भी तत्व के जो गुण होते हैं, राइट, उसकी जितने भी गुण होते हैं, क्वथनांक, राइट, उसकी जो भौतिक अवस्था है या उसकी जो जितने भी क्वथनांक है, गलनांक हैं या अन्य प्रवृत्ति है, तो किसी भी तत्व के जितने भी गुण हैं वो उसके परमाणुओं के गुण होते हैं और परमाणुओं के गुण जो है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। अर्थात किसी भी तत्व का जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा उसके भौतिक गुण या रासायनिक गुण उसी पर निर्भर करते हैं, राइट। अगर हम देखें तो उत्कृष्ट गैसों की 12वीं कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात उत्कृष्ट गैसों का अष्टक पूर्ण होता है और अष्टक पूर्ण होने की वजह से ही, राइट, वो रासायनिक रूप से उदासीन होती हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती हैं, इसीलिए उनके परमाणु जो है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं, राइट। तो तत्वों के परमाणु जो है वो आपस में संयोग करके क्या करते हैं, अणु बनाते हैं और यही जो अणु है,
वो स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं, राइट। तो जो परमाणु है एक तरीके से परमाणु स्थायित्व प्रदान परमाणु स्वतंत्र रूप से रहने के लिए या स्थायित्व प्राप्त करने के लिए ही आपस में मिलकर अणु बनाते हैं या रासायनिक संयोग करते हैं। और ये जो रासायनिक संयोग है ये परमाणुओं के बीच में ऊर्जा की कमी के नियम पर क्या होता है, आधारित होता है, राइट। कुल मिलाकर ऊर्जा में अगर कमी होगी या अधिकता होगी तो उस वजह से ही रासायनिक अभिक्रिया होती है। अब यहाँ पर एक चीज और समझिए कि ऐसा परमाणु जिसका अष्टक अपूर्ण होता है, राइट, जो स्वतंत्र परमाणु होता है उसकी ऊर्जा क्या होती है, अधिक होती है। स्वतंत्र परमाणु की ऊर्जा अधिक होती है, इसकी वजह से ये अधिक क्या होता है, क्रियाशील होता है। और जब परमाणु रासायनिक संयोग करते हैं तो रासायनिक क्या बनेगा, आबंध बनेगा या केमिकल बॉन्ड बनेगा और उससे ही ऊर्जा क्या होगी, मुक्त होगी। इसीलिए अकेले स्वतंत्र परमाणु की अपेक्षा जो अणु है वो क्या होता है, अधिक स्थायी होता है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो यहाँ पर हम चूंकि कारण को समझ रहे थे तो रासायनिक बंध बनने के दो कारण होते हैं, राइट। एक तो क्या हो जाएगा, ऊर्जा में कमी होना, राइट, और दूसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्थायित्व को प्राप्त करना। तो ऊर्जा में कमी होने तथा स्थायित्व प्राप्त करने के कारण ही दो परमाणु जो हैं वो रासायनिक रूप से संयोग करते हैं और इसी वजह से उनके बीच में जो है रासायनिक आबंध बनते हैं, राइट, या केमिकल जो बॉन्ड है वो निर्मित होते हैं। और यही रासायनिक आबंध बनने का या केमिकल बॉन्ड बनने का क्या है, कारण होता है, राइट। अब हम रासायनिक बंध का जो है सिद्धांत यहाँ पर समझते हैं और वो कौन सा सिद्धांत है, संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, जिसको मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था। तो रासायनिक बंध बनते हैं, रासायनिक बंधों के निर्माण का जो सिद्धांत है वो है संयोजकता इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। और संयोजकता का जो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है इसे कॉसेल एवं लुईस ने 1919 में क्या किया था, प्रस्तुत किया था। तो कॉसेल और लुईस ने 1919 में रासायनिक आबंधन का या केमिकल बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत जो है वो प्रतिपादित किया था। और ये इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत जो है इसको हमने अभी थोड़ी देर पहले जो है बहुत अच्छे से समझ लिया है, राइट, कि जितने भी जो परमाणु होते हैं, देखिए अक्रिय गैसों को अगर हम छोड़ दें तो सभी तत्वों के परमाणु अपनी वातम कक्षा में जो है 8 इलेक्ट्रॉन की पूर्ति के लिए या अष्टक पूर्ण करने के लिए या अपने से अधिक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए ही जो है इलेक्ट्रॉनों का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं या साझा करते हैं या साझा करने की प्रवृत्ति जो है उनमें होती है, राइट। और इसी प्रवृत्ति के कारण ही जो है परमाणु क्या होते हैं, रासायनिक बंध बनते हैं, राइट। तो कुल मिलाकर हम अगर निष्कर्ष रूप में कहूं, क्योंकि मैंने इसको पहले ही समझा दिया है, तो तत्वों के परमाणु निकटतम अक्रिय गैस या जिसको निष्क्रिय गैस है के समान स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए ही रासायनिक आबंधन बनाते हैं। तो सीधी सी बात है, परमाणु अपनी वातम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन के लिए या स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए या अपनी निकटतम अक्रिय गैस के समान स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए ही अन्य परमाणुओं से जो है रासायनिक आबंधन करते हैं या केमिकल बॉन्डिंग करते हैं। अब हम यहाँ पर रासायनिक जो बंध है उसके प्रकारों को समझते हैं। अगर यहाँ पर बंध की अगर डेफिनेशन दें तो हमने देखा था कि बंध क्या होता है, एक तरीके से बल होता है। तो विभिन्न रासायनिक स्पीशीज में उनके घटकों जैसे परमाणु या आयनों को संलग्न रखने वाला जो आकर्षण बल होता है उसी को क्या कहते हैं, रासायनिक बंध कहते हैं, राइट। और रासायनिक बंध कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, विद्युत संयोजक बंध, सहसंयोजक बंध और तीसरा क्या हो जाएगा, उपसंयोजक बंध हो जाएगा। जिसमें हम सबसे पहला समझते हैं विद्युत संयोजक बंध या आयनिक बंध हो जाएगा, राइट। तो इलेक्ट्रोवैलेंट या फिर क्या हो जाएगा, आयनिक बॉन्ड हो जाएगा,
राइट। तो यहाँ पर वैद्युत संयोजक या फिर इसी को क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं। अब आयनिक बॉन्ड क्या होता है उसको समझिए। देखिए, एक तत्व से, राइट, जब रासायनिक क्रिया में एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर एक या अधिक इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, स्थानांतरण होता है, तो जो बंध बनता है उसे ही हम क्या कहते हैं, विद्युत संयोजक या आयनिक बंध कहते हैं। राइट। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में जब एक तत्व, राइट, दूसरे तत्व को एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, स्थानांतरित करता है या प्रदान करता है, तो उसे ही क्या कहते हैं, वैद्युत संयोजक या आयनिक बंध कहा जाता है। राइट। और ये जो वैद्युत संयोजक बंध होता है, वैद्युत संयोजक बंध तभी बनेगा जब इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, आदान प्रदान होगा। अर्थात एक तत्व का परमाणु इलेक्ट्रॉन को देता है और दूसरे तत्व का परमाणु उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो वैद्युत संयोजक बंध में जो इलेक्ट्रॉन दान करने वाला तत्व होता है वो धनायन बनाकर अपना अष्टक क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है, जबकि जो ग्रहण करने वाला तत्व होता है वो ऋणायन बनाकर अपने निकटतम अक्रिय गैस के समान जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त कर लेता है या अष्टक को पूरा कर लेता है। राइट। और इस वजह से ये जो विपरीत आवेश वाले आयन होते हैं, राइट भाई, एक जो है जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो क्या बनाएगा, धन आयन, और जो ग्रहण कर रहा है वो क्या बनाएगा, ऋणायन बनाएगा। और एक तरीके से देखा जाए तो दोनों तत्वों के बीच में विपरीत आवेश क्या होंगे, निर्धारित होंगे। तो ये विपरीत आवेश के आयन वैद्युत आकर्षण बल के द्वारा क्या होते हैं, परस्पर जुड़े हुए रहते हैं। तो चूंकि ये विद्युत आकर्षण बल के द्वारा परस्पर जुड़े हुए होते हैं, इसी वजह से इनको विद्युत संयोजक बंध कहा जाता है या इसी वजह से इनको आयनिक बंध कहा जाता है। राइट। और सीधा हम कह सकते हैं कि जिन यौगिकों में जो है वैद्युत संयोजक बंध उपस्थित होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, यहाँ पर आयनिक बॉन्ड कहते हैं। राइट। तो जिन यौगिकों में जो आयनिक बंध होता है या वैद्युत संयोजक बंध उपस्थित होता है उन तत्वों को ही क्या कहते हैं, आयनिक यौगिक कहते हैं या फिर वैद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं। ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है टाइपिंग मिस्टेक है। तो जिन यौगिकों में भी वैद्युत संयोजक या आयनिक बंध पाया जाता है उन्हें ही क्या कहते हैं, जो है आयनिक यौगिक या आयोनिक कंपाउंड कहा जाएगा या वैद्युत संयोजक कंपाउंड कहा जाएगा। अब वैद्युत संयोजक बंध कैसे बनता है इसको हम इस उदाहरण से समझते हैं। राइट। तो देखिए यहाँ पर जो पोटेशियम है, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 19। तो चूंकि पोटेशियम का जो परमाणु क्रमांक होता है कितना, 19 होता है, इसीलिए इसके जो वाहतम कक्षा है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन बचता है, 1। अगर जैसे मैं आपको लिख के बताऊं तो यहाँ पर हो जाएगा 1s2 2s2 2p क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा 3s2, हाँ, फिर क्या हो जाएगा 3p, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 8 16 और 2 कितने हो गए 18। अब यहाँ पर 3d इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि उसका ऊर्जा स्तर जो है वो 4s से अधिक होता है। तो इसके बाद में जो अगला इलेक्ट्रॉन है वो किस में चला जाएगा, 4s में चला जाएगा। तो जो आखिरी कक्षा है, राइट, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। और अगर इसको अपनी निकटतम अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना है जो कि है आर्गन, तो इसको अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या करना होगा, त्यागना होगा। वहीं अगर हम बात करते हैं इसकी आयोडीन की, तो इसके आखिरी का जो है अष्टक उसमें कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है। अर्थात इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए या जेनॉन जो कि इसके निकटतम अक्रिय गैस है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की क्या है, आवश्यकता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर हम देखें तो जो पोटेशियम है, राइट, पोटेशियम जो है 1 इलेक्ट्रॉन जो है किसको दे देगा, यहाँ पर आयोडीन को दे देगा, राइट। और इसकी वजह से अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या होगा,
यहाँ पर K होगा और यहाँ पर I, जो कि क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर K पर क्या है, धनायन है। क्यों धनायन है, क्योंकि देखो जिसने इलेक्ट्रॉन दान किया उस पर धनायन आता है और जिसने ग्रहण किया उस पर ऋणायन आता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है पोटेशियम और आयोडीन मिलकर क्या बना लेंगे, पोटेशियम आयोडाइड का निर्माण करते हैं। और चूंकि ये यहाँ पर जो है विद्युत संयोजक बल के द्वारा जो है आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए इनके बीच में जो बंध होता है उसको हम विद्युत संयोजक बंध या क्या कहते हैं, आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। राइट, चलिए अब जो विद्युत संयोजक यौगिक हैं इनके हम गुणों को पढ़ते हैं। और मुख्य परीक्षा में ये भी प्रश्न आ सकता है कि जो आयनिक यौगिक हैं या फिर जो विद्युत संयोजक यौगिक हैं उनके गुणों के बारे में बताइए, या विद्युत संयोजक यौगिकों की विशेषताएं बताइए या उनके गुणों पर चर्चा कीजिए। इस तरीके के जो प्रश्न हैं वो 5 नंबर में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले इनकी विशेषता क्या है कि जो विद्युत संयोजक या आयनिक यौगिक होते हैं ये रवेदार ठोस के रूप में उपस्थित होते हैं। राइट, तो ये रवेदार ठोस के रूप में होते हैं, साथ ही इनका घनत्व क्या होता है, ज़्यादा होता है। और अगर इन पर चोट की जाए तो एक तो इनके आकार में परिवर्तन नहीं आता है, और अगर हम ज़्यादा ही प्रहार करेंगे तो ये क्या होते हैं, भंगुर होते हैं। राइट, तो ये चारों चीज़ें आप एक ही पॉइंट से रखते हैं कि चूंकि ये रवेदार क्या होते हैं, ठोस होते हैं, और इस वजह से इनका घनत्व क्या होता है, उच्च होता है। और अगर हम इन पर प्रहार करेंगे तो ये कठोरता को प्रदर्शित करते हैं, अर्थात आयनिक यौगिक कठोर होते हैं और भंगुर होते हैं। ये जो आयन है इनमें मजबूत विद्युत आकर्षण जो बल है ये क्या होता है, पाया जाता है। तो इन यौगिकों में मजबूत विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है, जिसे अलग करने के लिए अगर जिस बॉन्ड को अगर तोड़ना है तो अधिक विद्युत ऊष्मा की या अधिक ऊष्मीय ऊर्जा की क्या होगी, जरूरत होगी। यही कारण है कि जो आयनिक यौगिक होते हैं उनका गलनांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। तो चूंकि मजबूत विद्युत आकर्षण बल होता है इसलिए तोड़ने के लिए अधिक ऊष्मा की जरूरत होती है, इस वजह से इनके गलनांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। और ये जो यौगिक है ये कैसे हैं, आयनिक प्रवृत्ति के होते हैं। राइट, अर्थात जैसे ही हम इनको घोलेंगे आयनों में क्या होते हैं, टूट जाते हैं। तो चूंकि आयनिक यौगिक आयनिक प्रवृत्ति के होते हैं इसीलिए ध्रुवीय विलायकों जैसे क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा, द्रव हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा, अमोनिया, इनमें ये आसानी से क्या होते हैं, विलय होते हैं या घुल जाते हैं। साथ ही ये इनकी एक और विशेषता है, इसको समझना, ये जो जितने भी आयनिक यौगिक होते हैं ये ठोस अवस्था में तो क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, परंतु ये क्या होते हैं, आयनिक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। इसलिए जैसे ही हम इनको जल में घोलते हैं तो ये किस में टूट जाते हैं, आयनों में टूट जाते हैं। और अगर आपने इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा होगा, राइट, जो कि हमने सेल में पढ़ा था फिजिक्स में, मैंने आपको बताया था विद्युत अपघट्ट। तो चूंकि जैसे ये जल में घुलेंगे तो ये आयनों में टूट जाएंगे, और आयनों में टूट जाएंगे तो इनसे होकर विद्युत धारा का प्रवाह भी हो जाएगा। इसीलिए ये ठोस अवस्था में तो विद्युत के कुचालक, परंतु द्रव अवस्था में या किसी विलयन में ये विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। राइट, साथ ही साथ ये अधिशात्मक होते हैं, अर्थात इनको किसी दिशा के माध्यम से या इनमें जो है दिशा बताना आवश्यक नहीं है। राइट, तो ये इस तरीके से हमने यहाँ पर जो है संयोजकता एवं जो पहला प्रकार का बंध है उसको हमने यहाँ पर पढ़ लिया। अगले लेक्चर में जो बचे हुए रासायनिक बॉन्ड हैं उनको हम फिनिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।